स्टूडेंट्स, आज हम कॉस्ट के बारे में बात करेंगे। कॉस्ट क्या है? द अमाउंट स्पेंट बाय द प्रोड्यूसर ऑन द परचेज ऑफ रॉ मटेरियल, फैक्टर इनपुट्स एंड इंटरमीडिएरी गुड्स इज कॉल्ड कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। इसका मतलब क्या है कि एक फर्म जब प्रोडक्शन का प्रोसेस अपनाती है तो उसमें कई तरह की चीज़ें यूज़ करती है, जैसे फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन, लैंड, लेबर, कैपिटल, ईटीसी। इसके अलावा मटेरियल्स, रॉ मटेरियल्स जो होता है, इसके अलावा इंटरमीडिएरी गुड्स। इन सब चीज़ों को यूज करने पर वो कुछ ना कुछ एक्सपेंसेस करती है, कुछ खर्चा करती है, कुछ मनी स्पेंड करती है, कुछ अमाउंट स्पेंड करती है। तो जो अमाउंट इन इनपुट्स पर खर्च किया जाता है, स्पेंड किया जाता है, उस अमाउंट को ही कॉस्ट कहते हैं। यानी कहने का मतलब ये है कि एक प्रोड्यूसर प्रोडक्शन के प्रोसेस में जिन इनपुट्स को यूज करता है, उन इनपुट्स पर किया गया स्पेंट अमाउंट क्या कहलाता है? कॉस्ट कहलाता है। अब ये कॉस्ट कितने प्रकार के होते हैं? तो यहाँ जो इकोनॉमिक्स में हम जिन सेंसों में कॉस्ट को यूज करते हैं वो 5 सेंस हैं। पहला सेंस क्या है? रियल कॉस्ट। पहला है रियल कॉस्ट, दूसरा है अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, तीसरा है मनी कॉस्ट, चौथा है एक्सप्लिसिटी कॉस्ट, पांचवा है इम्प्लिसिटी कॉस्ट। अब ये 5 तरह के कॉस्ट इकोनॉमिक्स में अलग अलग सेंसों में यूज़ किए जाते हैं, तो हम इनको एक एक करके डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं हम रियल कॉस्ट की। रियल कॉस्ट क्या है? रियल कॉस्ट रेफर्स टू द पेन, डिस्कम्फर्ट, sacrifice and effort undergone in the production of a good। असलियत में इस कॉस्ट को मनी में मेज़र नहीं किया जाता है। इसमें क्या होता है कि एक जो ऑनर है माल उसका, फैक्टर का, वो कितना पेन उठाता है किसी चीज़ को प्रोड्यूस करने में, कितना डिस्कम्फर्ट उसको होता है, कितना सेक्रीफाइस उसे करना पड़ता है, कितने एफर्ट्स उसे लगाने पड़ते हैं, उन सब को मिलाकर क्या कहा गया है? यहाँ रियल कॉस्ट माना गया है। कहने का मतलब ये है, आप इसको एक एग्जांपल के माध्यम से समझ सकते हैं। जैसे सपोज करके चलिए, एक कुम्हार किसी पॉट को बनाने में 2 घंटे लेता है, तो उसकी रियल कॉस्ट 2 आवर्स है। अब इसका मतलब इसको हम अमाउंट में मेज़र नहीं कर सकते, इसको मापना कठिन है, इसलिए इस कॉन्सेप्ट को ज़्यादा इम्पोर्टेंस नहीं दी गई और इसे छोड़ दिया गया रियल कॉस्ट में, क्योंकि यहाँ पेन, डिस्कम्फर्ट, सेक्रीफाइस और एफर्ट्स को इंक्लूड किया गया है। उसके बाद नंबर 2 पर आता है अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्या है? ये आप एक पहले भी चैप्टर में पढ़ चुके हैं। इट इज़ द कॉस्ट ऑफ ए फैक्टर इन इट्स नेक्स्ट बेस्ट अल्टरनेटिव यूज। यानी ये फैक्टर की वो कॉस्ट है जो उसके नेक्स्ट बेस्ट अल्टरनेटिव में यूज़ की जा सकती थी। यानी जो उसके एक जो सेक्रीफाइस किया है, जिस ऑप्शन का, जिस अल्टरनेट का सेक्रीफाइस किया है, उसकी कॉस्ट को ही हम अपॉर्चुनिटी कॉस्ट कह सकते हैं। जैसे आप ये मान के चलें कि अगर एक फार्मर एक अपने 1 एकड़ में 2 चीज़ें पैदा कर सकता है, गेहूं और चना, तो अगर दोनों में से वो एक चीज़ पैदा करेगा तो गेहूं पैदा करेगा, तो उसको सेक्रीफाइस करना पड़ेगा चने का, और अगर चना पैदा करेगा तो उसे सेक्रीफाइस करना पड़ेगा गेहूं का। तो सपोज करके चलिए, अगर वो गेहूं पैदा करता है और गेहूं पैदा करने के लिए उसको चने का त्याग करना पड़ता है, और चने की जो कॉस्ट आती है, जिसको पैदा कर सकता था, प्रोड्यूस कर सकता था, उसकी कॉस्ट आती है 1000 रुपये। तो जो गेहूं का प्रोडक्शन करने की अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है वो क्या है? 1000 रुपये है। इसी प्रकार अगर मान के चलिए वो चना उत्पादन करता है, चने का प्रोडक्शन करता है, तो गेहूं से छोड़ना पड़ेगा, और जो गेहूं उसने छोड़ा है, तो अगर उसकी कीमत 1500 रुपये है, तो चना उत्पादन करने की जो कॉस्ट है वो कितनी हो जाएगी? 1500 रुपये हो जाएगी।
तो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट का मतलब ये है कि जो दूसरा बेस्ट अल्टरनेटिव यूज है उसका फैक्टर का, उसको जिसको छोड़ा गया है, उसकी कॉस्ट को ही हम अपॉर्चुनिटी कॉस्ट कहते हैं। आप एक और एग्जांपल ले सकते हैं। सपोज करके चलिए, आप एक कोई पढ़ा लिखा व्यक्ति है और वो 3 तरह के काम कर सकता है। टीचर के रूप में भी काम कर सकता है, पियोन के रूप में भी काम कर सकता है, किसी दुकान पर भी काम कर सकता है। अब सपोज करके चलिए दुकान पर उसको 1,000 रुपये मिलते हैं महीने के। पियोन का काम करता है तो उसको 1200 या 1500 रुपये मिलते हैं, और टीचर का काम करता है तो उसे 5,000 रुपये मिलते हैं। तो नेचुरल सी बात है कि वो 5,000 रुपये वाली जॉब ही करेगा। 5,000 रुपये वाली जॉब करने के बाद 2 ऑप्शन उसने छोड़े थे, एक पियोन का और एक दुकान पर काम करने का, और उन दोनों में से जो बेस्ट अल्टरनेट था वो था पियोन का। तो जो पियोन की अमाउंट है, कॉस्ट है 1,500 रुपये, वही अपॉर्चुनिटी कॉस्ट कहलाती है। तीसरे के बाद उसके बाद आता है एक्सप्लिसिटी कॉस्ट। अब ये एक्सप्लिसिटी कॉस्ट क्या होती है? द एक्सपेंडिचर बाय द प्रोड्यूसर फॉर आउटसाइड पेमेंट्स इज कॉल्ड एक्सप्लिसिटी कॉस्ट। फॉर इंस्टेंस, payment made to purchase raw material, interest on loans and license fees, etc. This is an accounting cost. Expenditure on by the producer for outside payments, यानी जो बाहरी भुगतान करने के लिए जो खर्चे किए जाते हैं उन्हें हम एक्सप्लिसिटी कॉस्ट कहते हैं। इसका मतलब क्या है? बाहरी खर्चे करने का मतलब क्या है कि जो प्रोड्यूसर होता है उसे जो फैक्टर्स हैं या रॉ मटेरियल्स हैं, जो भी कुछ हैं, वो या तो खरीदने पड़ते हैं या हायर करने पड़ते हैं। और जब ये खरीदने पड़े या हायर करने पड़े तो उनकी पेमेंट करनी पड़ती है। तो उनको जो पेमेंट की जाती है उसे हम क्या कहते हैं? एक्सप्लिसिटी कॉस्ट कहते हैं। जैसे यहाँ एग्जांपल भी दिया है आपको। हाँ, रॉ मटेरियल को परचेज करने के लिए जो खर्चा किया जाता है, लोन ले रखा है उस पर जो इंटरेस्ट देना है, लाइसेंस फीस प्रोवाइड करनी है, इंश्योरेंस प्रीमियम देना है, डेप्रिसिएशन चार्जेस हैं, ये सारे के सारे किस में आ जाते हैं? एक्सप्लिसिटी कॉस्ट में आ जाते हैं। एक्सप्लिसिटी कॉस्ट का मतलब है कि जो पेमेंट आउटसाइड किए गए हैं प्रोड्यूसर के माध्यम से, अब चाहे वो फैक्टर्स पेमेंट हैं, चाहे रॉ मटेरियल पेमेंट है, चाहे इंटरमीडिएट गुड्स पर पेमेंट है, चाहे लोन के इंटरेस्ट पर पेमेंट है, वो सारी की सारी पेमेंट इसमें शामिल की जाती है। उसके बाद आता है इम्प्लिसिटी कॉस्ट। इम्प्लिसिटी कॉस्ट का मतलब क्या होता है? इम्प्लिसिटी कॉस्ट का मतलब है कि कई बार जैसे छोटे सेल्फ एम्प्लॉयमेंट में जो लगे लोग होते हैं उनके सारे फैक्टर्स अपने ही होते हैं। लेबर भी अपनी होती है, और अपनी लैंड भी अपनी होती है, और इंटरप्रेन्योरशिप भी अपनी ही होती है, कॉस्ट भी अपनी ही होती है, कैपिटल भी अपनी होती है, सब कुछ उनका अपना होता है। कहने का मतलब है जितने भी फैक्टर्स हैं वो सेल्फ सप्लाइड होते हैं। तो उन सब की कॉस्ट को क्या कहते हैं हम? इम्प्लिसिटी कॉस्ट कहते हैं। दीज आर द अपॉर्चुनिटी कॉस्ट ऑफ द एंटरप्रेन्योर्स ऑन रिसोर्सेज। These costs arise as a result of the use of its own resources by a firm. मतलब अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है ये, जो इंटरप्रेन्योर है उसके जो अपने रिसोर्सेज हैं उनकी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट को कहते हैं। मतलब अगर वो उनको अपने लिए यूज नहीं करता तो किसी दूसरे प्रोड्यूसर को रेंट पर दे देता, इंटरेस्ट पर अपने मनी को दे देता, कहीं दूसरी जगह लेबर करता तो वहाँ से उसको वेज मिलते। तो वो सारी चीज़ें इसमें शामिल हो जाती हैं। जैसे अपनी ज़मीन को अगर लगान पर देता तो रेंट मिलता उसको, लेबर करता तो कहीं उसको वेज मिलता, मजदूरी मिलती। वो सारी की सारी चीज़ें इम्प्लिसिटी कॉस्ट में इंक्लूड की जाती हैं। कुल मिलाकर यहाँ हम ये कह सकते हैं कि जो इंटरप्रेन्योर के ऑन रिसोर्सेज हैं, अपने संसाधन हैं जिन्हें वह अपने बिजनेस के लिए यूज़ कर रहा है, उनकी कॉस्ट को ही हम क्या कहते हैं? इम्प्लिसिटी कॉस्ट कहते हैं। या आप इसको ऐसे कह सकते हैं कि जो सेल्फ सप्लाइड फैक्टर हैं उनकी कॉस्ट को हम क्या कहते हैं? इम्प्लिसिटी कॉस्ट कहते हैं। तो ये इम्प्लिसिटी कॉस्ट थी। उसके बाद आता है मनी कॉस्ट।
मनी कॉस्ट, वास्तव में इस चैप्टर में हम जो स्टडी करेंगे वो मनी कॉस्ट की ही करेंगे, और इस मनी कॉस्ट को 3 हिस्सों में बांटा गया है, टोटल कॉस्ट, एवरेज कॉस्ट और मार्जिनल कॉस्ट। तो मनी कॉस्ट क्या है? मनी कॉस्ट, द अमाउंट स्पेंट ऑन द प्रोडक्शन एंड सेल ऑफ ए कमोडिटी इज कॉल्ड मनी कॉस्ट, यानी वो अमाउंट जो कमोडिटी के प्रोडक्शन पर और उसकी सेल पर खर्च की गई है, यानी उसके उत्पादन पर और उसकी सेल करने के लिए जो खर्चा किया जाता है, उसे हम क्या कहते हैं? टोटल कॉस्ट कहते हैं, मनी कॉस्ट कहते हैं। अब मनी कॉस्ट में आप जैसे मान के चलिए, सपोज करके चलिए, आप 500 कॉपियाँ आप उत्पादित करते हैं और उनकी जो कॉस्ट है 2000 रुपये है, तो ये तो उसकी कॉस्ट हो गई, लेकिन इसको बेचने के लिए हमें कुछ खर्चा और करना पड़ता है। सपोज करके चलिए, हमें इसके एडवर्टाइज पर खर्च करना पड़ता है, इधर उधर लाने ले जाने पर खर्चा करना पड़ता है, तो उन सब को मिलाकर अगर हम देखते हैं तो कुछ खर्चा और बढ़ जाएगा। सपोज करके चलिए 2100 रुपये हो जाता है, तो ये आपका क्या कहलाएगा? मनी कॉस्ट कहलाएगा। कहने का मतलब है कि वो सारे अमाउंट्स जो प्रोडक्शन पर या उसकी सेल करने पर, कमोडिटी की सेल करने पर जो भी अमाउंट स्पेंड किया जाता है, खर्चा किया जाता है, उसे हम क्या कहते हैं? मनी कॉस्ट कहते हैं। अब मनी कॉस्ट में यहाँ मैं एक शब्द और प्रयोग कर रहा था, सेलिंग कॉस्ट। सेलिंग कॉस्ट, सेल के बारे में सब वर्ड हमने यूज किया था। तो सेलिंग कॉस्ट क्या है? द कॉस्ट विच आर इनकर्ड टू प्रमोट द सेल ऑफ गुड्स इज नॉन एज सेलिंग कॉस्ट। वो सभी खर्चे जो कमोडिटी के बिक्री करने के लिए खर्च किए जाते हैं, उनकी बिक्री बढ़ाने के लिए खर्च किए जाते हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं? सेलिंग कॉस्ट कहते हैं। जैसे एडवर्टाइज पर खर्च करते हैं हम, जैसे टीवियों पर ऐड देते हैं, न्यूज़पेपर में ऐड देते हैं और रेडियो पर ऐड देते हैं, या दूसरी तरह से जो भी हम ऐड करते हैं, मैगजीन्स में ऐड करते हैं, कई बार फ्लैक्स वगैरह लगाकर भी ऐड हम करते हैं। तो उन सब को, या सेमिनार और एग्जीबिशन हमें लगाने पड़ते हैं, तो उन सब पर जो खर्चा किया जाता है उसे हम सेलिंग कॉस्ट कहते हैं। तो यहाँ हम बात कर रहे थे मनी कॉस्ट की। तो मनी कॉस्ट में क्या है कि वो सारे खर्चे जो प्रोडक्शन और सेल दोनों को मिलाकर किया जाता है, उसे हम मनी कॉस्ट कहते हैं। सेल में हम केवल उस कॉस्ट को शामिल किए जाते हैं जो सेल को प्रमोट करने के लिए किया जाता है। प्रोडक्शन की कॉस्ट को इसमें शामिल नहीं किया जाता है, प्रोडक्शन की कॉस्ट इसमें अलग रखी जाती है। तो जो मनी कॉस्ट है उसमें बहुत सी चीज़ों को इंक्लूड किया जाता है। मनी कॉस्ट जैसे आप देख रहे हैं, तो इसमें क्या क्या आता है? रॉ मटेरियल के प्राइस भी इसमें आते हैं, इंटरेस्ट, रेंट, वेज, इलेक्ट्रिसिटी चार्ज, डेप्रिसिएशन, और जो पब्लिसिटी एक्सपेंसेस हैं वो, पैकिंग चार्जेस, ट्रांसपोर्ट चार्जेस, ये सारी की सारी चीज़ें इस तरह की जो होती हैं वो सब के सब मनी कॉस्ट में शामिल की जाती हैं। तो ये आज मैंने आपको बताया था कि मनी कॉस्ट क्या है और उसके साथ सेलिंग कॉस्ट क्या है। मनी कॉस्ट के अगले 3 पार्ट अगले लेक्चर में डिस्कस करेंगे। थैंक यू।